हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है क्रैश कोर्स का वो है थर्मोडायनेमिक्स प्लस केटीजी। तो इसका मतलब ये है कि देखिए थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी को मिला के देखिए क्वेश्चंस बन जाते हैं, कोई फिक्स गारंटी नहीं है कि कितने बनेंगे, क्योंकि क्या है कि थोड़ा सा ये टॉपिक जो ये केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ता है, फिजिक्स के अंदर भी आता है टॉपिक। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं ना, तो कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो केमिस्ट्री के अंदर से पूछ लिया, कभी फिजिक्स के अंदर से पूछ लिया। और देखिए बहुत आसान पॉइंट्स से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। हम लोग वर्क डन पढ़ेंगे, हम लोग उसके बाद में इंटरनल एनर्जी पढ़ेंगे, बहुत सारी प्रोसेस पढ़ेंगे, है ना, बहुत सारे लॉस पढ़ेंगे, जीरोथ लॉ पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, सेकंड लॉ पढ़ेंगे। तो इस हिसाब से हम लोग इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और बीच बीच में इसके क्वेश्चंस या फिर टॉपिक के आखिर में नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम टॉपिक का एंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद वर्क डन बाई गैस। ठीक है, छोटी छोटी स्लाइड्स इसमें रहेंगी फटाफट। आप देखिएगा वर्क डन बाई गैस, देखिए बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये कि क्या क्या चीज़ें होती है बच्चों। ये देखो, ये एक पिस्टन है, ये पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और ये जो कंटेनर है इस कंटेनर में गैस भरी हुई है ना, इस कंटेनर में जो है वो गैस भरी हुई है, और पिस्टन का जो एरिया है वो एरिया है ए। अब गैस उसको ऊपर धक्का मारेगी, समझना बच्चों। अगर ये ऊपर की तरफ जाए तो देखो ये प्रेशर तो ऊपर ही लगा रहा है, तो प्रेशर ऊपर लगा रहा है यानी फोर्स भी ऊपर ही तो लग रहा है। फोर्स ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी अगर ऊपर हो रहा है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन हो जाएगा। तो बच्चों वर्क डन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आपको पता है कि मैं जो फोर्स है उसको P इंटू ए लिख सकता हूँ, समझना बच्चों। पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन, आप सभी को वर्क डन का फॉर्मूला पता है। देखिए मैं लिख दूंगा, अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो W इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। बाकी आप खुद समझदार है बच्चों कि ये पिस्टन ऊपर जा रहा है, फोर्स भी ऊपर लग रहा है, तो बीच में एंगल कितना है, 0, तो W इज इक्वल टू एफ डी एक्स। तो W इज इक्वल टू फोर्स को मैं लिख सकता हूँ प्रेशर इंटू एरिया इंटू डी एक्स। अच्छा, एरिया इंटू डी एक्स को हम लोग वॉल्यूम लिख सकते हैं, तो देखो ये एक्चुअली स्मॉल अमाउंट के लिए DW होगा। तो बच्चों W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 से V2 PdV। देखिए डायरेक्ट मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये मैंने आपको आइडिया दे दिया कि फॉर्मूला बना कैसे है। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन PAdx लिख सकते हैं, AdX को आप वॉल्यूम लिख सकते हो, तो हमारे पास हो जाएगा वर्क डन इक्वल टू वॉल्यूम V1 से V2 इंटीग्रेशन PdV। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम। अब ये वर्क डन है ना, मैं यहाँ पे कुछ इसके स्पेशल पॉइंट्स में लिखता हूँ। तो सबसे पहली बात जो नंबर 1 पॉइंट आएगा वो आएगा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन PdV V1 से V2। ये V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम हियर, आयतन के लिए आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया PdV। सेकंड पॉइंट अगर आप इसमें पूछना चाहें बच्चों, तो सेकंड पॉइंट जो होगा वर्क डन के लिए उसे मैं लिख सकता हूं, देखना ध्यान से, V1 से V2 मैं लिख दूं फॉर आइसोकोरिक। आइसोकोरिक मैं आपको बताऊंगा आगे, बाकी इट इज़ अ क्रैश कोर्स, तो मैं मान के चल रहा हूँ स्टूडेंट्स आइसोकोरिक नाम आपने सुना होगा। सम आयतनिक, हिंदी में बोलते हैं सम आयतनिक। तो फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस अगर हम बात करें तो DV जो है वो 0। बेटा आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सा होता है, सम आयतनिक। सम आयतनिक प्रक्रम जो है वो प्रक्रम होता है जिसमें आयतन नियत होता है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट देन चेंज इन वॉल्यूम विल बी 0। इफ देयर इज समथिंग विच इज कांस्टेंट, ऐसा चीज जो कि समय के सापेक्ष नियत है, उसमें बदलाव नहीं हो रहा है, तो जब बदलाव नहीं हो रहा है तो उसमें बदलाव कितना हुआ, 0, तो चेंज इन वॉल्यूम विल बी 0। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन जो है वो 0 है। ठीक है, अच्छा अगर मैं लिख दूं वर्क डन बाई गैस, वर्क डन बाई गैस, तो इसको आप पॉजिटिव लेंगे, वर्क डन बाई गैस को पॉजिटिव लेंगे, या वर्क डन बाई गैस, या मैं इसको एक काम करूं, मैं लिख देता हूं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन, तो ये अगर हो रहा है तो पॉजिटिव। अगर मैं आपको कह दूं कि वर्क डन ऑन गैस, वर्क डन ऑन गैस, आप खुद समझदार हैं बच्चों कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ऊपर धक्का मारेंगे, है ना, इसको एक्सपेंशन कराने की कोशिश करेंगे, है ना, फैलाव प्रसार के बारे में बात करेंगे, तो ये अपने पास पॉजिटिव आएगा। अगर मैं आपसे वर्क डन ऑन गैस की बात करूं तो गैस पर वर्क डन के लिए तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, तो नीचे होगा। अरे कंप्रेशन करना है ना बच्चों, तो आप क्या करोगे, आप उसको कंप्रेस करोगे नीचे, तो इट विल बी कॉल्ड वर्क डन ऑन गैस, यानी गैस पर किया गया कार्य। या मैं इसको लिख देता हूं कंप्रेशन, या मैं इसको लिख देता हूं कंप्रेशन, एंड दिस विल बी एक्चुअली नेगेटिव। वर्क डन बाय गैस इज पॉजिटिव,
वर्क डन ऑन गैस इज नेगेटिव। तो ये पॉइंट्स आ गए। तो देखिए इसी हिसाब से हम लोगों को ये पॉइंट्स को पढ़ना होता है, ठीक है। और भी आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं, W इज पाथ डिपेंडेंट, W इज पाथ डिपेंडेंट। तो जरा बताइए तो कि पाथ डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ? पाथ डिपेंडेंट, बोलिए। पाथ डिपेंडेंट का मतलब हुआ कि ये पथ पर निर्भर करता है, यानी कि अच्छा अब आप पूछेंगे सर पथ पर निर्भर कैसे करता है? देखो पथ पर निर्भर कैसे करता है, इधर देखना बच्चों। पीवी ग्राफ का जो एरिया होगा वो वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो इसको भी लिख लेना कि एरिया ऑफ पीवी ग्राफ, एरिया ऑफ पीवी ग्राफ रिप्रेजेंट्स वर्क डन, ठीक है। एरिया ऑफ पीवी ग्राफ रिप्रेजेंट्स वर्क डन। तो अब आप मुझे बताओ कि इसका मुझे एरिया निकालना है। आपने दो पॉइंट्स बोले, आपने कहा कि सर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ए से बी जा रहा हूं, ए ऐसे गया, ठीक है। सो दिस विल बी वर्क डन। अरे इसी का तो एरिया निकालोगे, एरिया अंडर द कर्व, दिस विल बी वर्क डन। लेकिन अगर इसी ए से बी तक जाने के लिए मैंने इस रास्ते का चुनाव कर लिया, इस रास्ते से चला गया, तब वर्क डन क्या करोगे? अगर मैं इस रास्ते से चला गया तो ये वाला वर्क डन आ जाएगा। अब आप बताइए कि गया तो मैं ए से बी ही, और ए से बी जाने के लिए मैंने दो रास्तों का चुनाव किया, एक रास्ता यूं गया, दूसरा रास्ता यूं गया। तो बच्चों आप मुझे ये बताओ कि जब दो रास्तों का चुनाव किया गया कि एक रास्ता इस प्रकार से गया, एक रास्ता इस प्रकार से गया, तो वर्क डन के बारे में अगर हम बात की जाए तो एक बार क्षेत्रफल ज़्यादा है, एक बार क्षेत्रफल कम है, ठीक है। तो एक बार जो है क्षेत्रफल ज़्यादा है, एक बार क्षेत्रफल कम है। अब आप मुझे खुद बताओ कि क्या अलग अलग रास्तों का चयन करने से, क्या अलग अलग रास्तों का चयन करने से वर्क डन पे फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? बिल्कुल पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन जो है वो क्या है, वो है पाथ डिपेंडेंट, यानी पथ पर निर्भर करता है। क्लियर हो रहा है बच्चों? अच्छा, साथ में हम लोग बात करते हैं इसके कुछ इंटरनल एनर्जी, है ना। इंटरनल एनर्जी के लिए चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों कि अगर इंटरनल एनर्जी आपको पढ़नी है, आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी U, तो पहला पॉइंट ध्यान रखना, U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। U इज इक्वल टू NFRT बाई 2। U इज इक्वल टू NFRT बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटरनल एनर्जी, यानी कि आंतरिक ऊर्जा, ठीक है। तो अब मुझे आप ये बताओ N क्या है यहाँ पे? N है नंबर ऑफ मोल्स, है ना भाई। N क्या है यहाँ पे? N है नंबर ऑफ मोल्स। F क्या है? F है डिग्री ऑफ फ्रीडम। R क्या है? गैस कांस्टेंट। T क्या है? टेम्परेचर। एंड 2 इज ऑब्वियसली कांस्टेंट। F होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। जरा बताओ बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो क्या होता है? इसको नोट करो, मैं मिटा रहा हूं साइड में ताकि मैं इस तरफ लिख दूं इसको, उधर जगह नहीं बचेगी, ठीक है ना। अरे इस पॉइंट्स को याद कर लेना, इन पॉइंट्स को। कब पॉजिटिव? वर्क डन बाय गैस यानी एक्सपेंशन में पॉजिटिव होता है और कंप्रेशन में नेगेटिव होता है। ठीक है बच्चों, इस तरफ ना लिख दूं क्या बोलते हो? चलो इसको मैं इसी तरफ लिख रहा हूं, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा। यहाँ लिख देता हूं। चलो ये सेकंड नंबर वाला पॉइंट है हमारे पास, आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। U बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, सो U इज इक्वल टू 1/2 NFRT। देखो शॉर्टकट पॉइंट्स मैं यहाँ लिखूंगा, कुछ एक्सप्लेनेशन है तो राइट साइड में दूंगा। U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, U इज इक्वल टू हाफ NFRT। बच्चों N इज द नंबर ऑफ मोल्स। N क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल। F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ लिख देते हैं। जो F मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम।
प्रत्येक कण स्वतंत्र रूप से जितनी संभव दिशाओं में गति करता है, कर सकता है, वो उसकी स्वतंत्रता की कोटि कहलाता है। यानी फ्री, एकदम फ्री होकर जितनी पॉसिबल डायरेक्शन में वो जा सकता है, वो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो अलग अलग केसेस में अलग अलग होती है बेटा। अगर मैं आपसे बात करूं मोनो एटॉमिक, अगर आपसे एकल परमाणुक गैस की बात करूं, मोनो एटॉमिक गैस, तो देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, क्योंकि 3 की तीनों ट्रांसलेशनल होती है। अच्छा, डाई एटॉमिक की बात करूं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है, 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल। अच्छा, पॉली एटॉमिक की बात करूं तो पॉली एटॉमिक के लिए 3 ट्रांसलेशनल प्लस 3 रोटेशनल। लेकिन अगर पॉली एटॉमिक लीनियर है, बहुपरमाणु गैस, और अगर वो रेखिक है जैसे कि CO2, तो उसके लिए भी डाई एटॉमिक का केस यानी कि 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। दिमाग में बैठा लेना भाई। मोनो एटॉमिक गैस यानी कि एकल परमाणु गैस, उसके लिए स्वतंत्रता की कोटि जो है वो है 3 की तीनों ट्रांसलेशनल। समझिए बेटा, 3 प्रकार से डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल। ठीक है, स्थानांतरीय, घूर्णन तथा कंपन। तो जब मोनो एटॉमिक गैस होती है, एकल परमाणु गैस, तो सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, सभी स्वतंत्रता की कोटि जो है वो ट्रांसलेशनल होती है, यानी स्थानांतरीय होती है, और होती है 3। जैसे ही आपसे डाई एटॉमिक यानी कि द्विपरमाणु गैस की बात होती है, तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाती है 5, यानी 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, 3 स्थानांतरित, 2 घूर्णन। अच्छा, पॉली एटॉमिक, तो पॉली एटॉमिक यानी कि बहुपरमाणु गैस, तो इसमें 3 ट्रांसलेशनल प्लस 3 रोटेशनल, यानी 3 स्थानांतरीय होती हैं और 3 घूर्णन होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसमें भी पॉली एटॉमिक लीनियर की बात कर दूं, CO2 की बात करूं, तो वो भी 5 हो जाएगा। बच्चों ध्यान रखना कि हायर टेम्परेचर पर इसमें से परिवर्तन हो सकता है। इन सभी वैल्यूज के अंदर चेंजेस आ सकते हैं एट हायर टेम्परेचर, क्योंकि हायर टेम्परेचर पर वाइब्रेशनल भी होता है, वाइब्रेशनल मोशन भी होता है, यानी कि कंपन गति भी इसके अंदर आ जाएगी। और अगर इसमें कंपन गति आ गई तो ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और साथ में वाइब्रेशनल को भी काउंट करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो ठीक है, एन नंबर ऑफ मोल्स आर गैस कांस्टेंट बच्चों 8.14, आपको सबको याद है। इसमें टी फॉर टेम्परेचर हो गया हमारे पास। अच्छा, इंटरनल एनर्जी, अब आप मुझे ये बताइए बच्चों, तो मैं चेंज इन, देखो इंटरनल एनर्जी पाथ डिपेंडेंट है, मैं लिख देता हूँ डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2 NFR डेल्टा T। इंटरनल एनर्जी इज एक्चुअली पाथ डिपेंडेंट, यानी पथ पर निर्भर करता है। अब पथ पर निर्भर कैसे करता है, देखिए ये भी आपको मैं बता देता हूँ। पहले ध्यान रखना भी, डेल्टा U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा की। चलो मैं पाथ डिपेंडेंट तो समझा ही रहा हूँ, साथ में आपको ये भी समझा देता हूँ कि ये कैसे। अच्छा, रिवर्सिबल प्रोसेस, हम लोगों के सिलेबस में रिवर्सिबल प्रोसेस है, उत्क्रमणीय प्रक्रम। ठीक है, एक और बात कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर मैं आपसे आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहा हूं, आइसोथर्मल मतलब क्या होता है भाई, समतापीय प्रक्रम, टेम्परेचर सेम। तो आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करूं तो डेल्टा T इज इक्वल टू 0। बेटा जब टेम्परेचर सेम है, आइसोथर्मल टेम्परेचर सेम है, सो व्हाट विल बी चेंज इन टेम्परेचर? 0। ऑब्वियस सी बात है ना, अरे टेम्परेचर सेम है, देन व्हाट विल बी चेंज इन टेम्परेचर? 0। सो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस change in temperature 0. if this is 0, obviously delta U is equal to 0. डेल्टा U यानी कि समतापीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। नीट में बाकायदा क्वेश्चन बन के आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी समतापीय प्रक्रम में निम्न में से कौन सा सत्य है, और उसमें आ जाएगी एक छोटी सी लाइन कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0। यस, दैट्स एन ऑप्शन। इसी तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं इसमें। ठीक है, अच्छा ये पाथ डिपेंडेंट क्यों मेरे बच्चों, इधर ध्यान दो, ऐसा क्यों है? ये PV है, आप मान लीजिए दिस इज T1 एंड दिस इज T2, राइट? तो स्टूडेंट्स T1 और T2, यहाँ एक जगह है जहाँ पर टेम्परेचर T1 है, दूसरी जगह है जहाँ टेम्परेचर T2 है। अब आप मुझे ये बताइए कि T1 से T2 तक जाने के लिए आप किसी भी रास्ते का चुनाव कर सकते हैं, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। क्यों? देखो आप यहां से यहां गए, आप यहां से यहां गए, आप मुझे बताओ बेटा, जब यहां से तुम यहां पहुंचे
तो T1 माइनस T2, जब यहां से यहां पहुंचे तो T1 माइनस T2, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू। चलो सोचो, मान लीजिए राइट नाउ यहां पे 40 डिग्री है ना, चेहरे पे पसीना देख के तुम समझ गए होगे, लेकिन मान लीजिए 40 डिग्री यहाँ राइट नाउ है और यहाँ से कहीं 400 मीटर दूर मान लीजिए, या 400 चलिए 2 किलोमीटर ले लीजिए, और वहाँ पे टेम्परेचर 42 है, ठीक है। तो बच्चों मैं यहाँ से वहाँ पहुँचा, तो मैंने कहा व्हाट इज़ टेम्परेचर डिफरेंस। आप बोलेंगे सर वहाँ 42 है यहाँ 40 था, तो भाई दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस है 2 डिग्री का। मैंने कहा ठीक है, तो मैं यहाँ से सीधा वहाँ जाऊँ और चाहे तो यूएसए होके अमेरिका घूम घाम के आऊँ और फिर पहुँचूँ वहीं पे, तो वहाँ तो 42 ही रहेगा ना, और जहाँ से मैं चला वहाँ तो 40 ही रहेगा, तो दोनों में डिफरेंस हमेशा कितना रहेगा 2। तो क्या ये पाथ डिपेंडेंट हुआ, क्या ये पथ पर निर्भर किया, नहीं किया ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये T1 है ये T2 है, तो T1 माइनस T2 तो इसी पे डिपेंड किया। अरे वी आर नॉट कैलकुलेटिंग एरिया अंडर द कर्व, हम इस वक्र का जो क्षेत्रफल है उसके बारे में तो बात कर नहीं रहे, अदरवाइज हम इसको सॉल्व कर लेते। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट गाइस, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ से यूँ जाओ यहाँ से यूँ जाओ, किसी भी रास्ते से जाइए, आपको कोई समस्या नहीं कि पार्ट डिपेंडेंट है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा टी बराबर बच्चों 0 होता है। अच्छा और भी चीज़ें देख लीजिए, इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव, देखो बच्चों इंक्रीज इन टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव, डिक्रीज इन टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी नेगेटिव। अरे समझ पा रहे हैं कि कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। भाई टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव आएगा, टेम्परेचर डिक्रीज आप कर दोगे तो नेगेटिव। तो इसका पॉजिटिव आना इसके पॉजिटिव आने पे निर्भर करता है, या फिर नेगेटिव आने पे निर्भर करता है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। आइसोथर्मल प्रोसेस है, अभी आपको मैं बताऊंगा, फिर भी आपके सामने ये पॉइंट्स हमने यहाँ पे रख दिए, ठीक है बच्चों। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह भी आप साथ में देख लीजिएगा क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस और इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या होता है। ये भी ध्यान रखना कि ये जो इंटरनल एनर्जी है इसका कुछ हिस्सा टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जब ट्रैवल करता है उसको हम हीट बोलते हैं, हीट ऊष्मा, ठीक है। जो ऊष्मा है उसकी वास्तव में डेफिनेशन क्या होती है कि इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा का वह छोटा सा हिस्सा जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण दूसरे में ट्रैवल करता है, तो वहाँ पर हम लोग इसे हीट का नाम उसको देते हैं। तो इट इज़ अ स्टेट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, ठीक है बच्चों। चलिए तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको आगे के कुछ पॉइंट्स पढ़ाता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको आप रिवाइज करिए अच्छे से, फिर मुलाकात होती है आपसे अगली स्लाइड में। थैंक यू।